नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 18 और 19 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला है एक योजना के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के नीचे काम करता है, उन्होंने एक नया सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम लॉन्च हुआ है। वो लॉन्च हुआ था 2023-24 में, लेकिन उसका एक न्यूज़ अब आया था, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल सब स्कीम किस स्कीम के अंदर लॉन्च हुआ था? ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ये सब स्कीम लॉन्च हुआ था। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, नाम याद रख लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो इसका ईयर देखे तो 2023-24 में लॉन्च हुआ था और कब तक चलेगा? 2026-27 तक चलेगा। ठीक है, 4 वर्ष। तो फॉर 4 years दिस स्कीम विल बी रनिंग और उसका आउटले है 6000 करोड़। ठीक है, तो आप देखें तो इसका फंक्शन या ऑब्जेक्टिव ऑफ ये योजना क्या है? तो पहला है टू फॉर्मलाइज अनऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द फिशरी सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी टू द फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जो भी फिशिंग में फिश फार्मर्स है ना, वो अनऑर्गेनाइज जो भी हैं उनको फॉर्मलाइज करना है और उनको आइडेंटिटी भी देना है। ओके, वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी, ये याद रखिए, डिजिटल आइडेंटिटी देना है जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और आइडेंटिटी से वजह से वो इंस्टीट्यूशन जाकर वहाँ क्रेडिट ले सकते हैं, जैसे बैंक्स या एनबीएफसी, वहाँ जाकर ये आइडेंटिटी दिखा सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी उन्हें मिलेगा। तो जो भी क्रेडिट आ रहे हैं ना, अब वो इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, वो जो भी बैंक क्रेडिट दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, उनके साथ इंश्योरेंस की ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो यहाँ एक्वा कल्चरल इंश्योरेंस, जो भी एक्वा कल्चर इंश्योरेंस को खरीदता है ना, उनको एक वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस बाय प्रोवाइडिंग वन टाइम इंसेंटिव। तो वो इंसेंटिव क्या है? वो इंसेंटिव है 40% ऑफ द प्रीमियम अप टू 25,000 पर हेक्टर, और एससी और एसटी एंड वुमेन बेनिफिशरीज के लिए एडिशनल 10% मिलेगा। तो याद रख लीजिए, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस जो भी खरीदते हैं ना, उनको 40% ऑफ द प्रीमियम अप टू 25,000 पर हेक्टर एंड एससी एसटी एंड वुमेन बेनिफिशरीज के लिए उनका एडिशनल 10% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रांट। ये हम अगले साइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है इंप्रूवमेंट ऑफ फिशरीज वैल्यू चेन एफिशिएंसी। पहला है इंप्रूवमेंट ऑफ फिशरीज वैल्यू चेन एफिशिएंसी। तो इनमें परफॉर्मेंस ग्रांट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस मिलेंगे और वो है जनरल कैटेगरी के लिए 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट या 35 lakhs विच एवर इज लोअर, और एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट और या 45 lakhs विच एवर इज लोअर। तो 10% मोर और 10 lakhs मोर। ओके, नेक्स्ट इफ यू सी फॉर विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजी एंड देन एफपीओ कोऑपरेटिव्स, उनके लिए 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट या 2 crore विच एवर इज लोअर। ओके, रिमेंबर दीज नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साइड में हमें इंश्योरेंस के बारे में देखे थे। ठीक है, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस हमें 40%, जो भी खरीद रहे हैं उनको 40% ऑफ द प्रीमियम अप टू 25,000 पर हेक्टर मिलेगा, और एडिशनल इंसेंटिव्स फॉर एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वो एडिशनल 10% इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ अंडर फिशरीज वैल्यू चेन एफिशिएंसी में जनरल कैटेगरी 25% या 35 lakhs, नेक्स्ट एससी एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में 35% या 45 lakhs, नेक्स्ट विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सेम 35% या 2 crore विच एवर इज लोअर। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सप्लाई चेन ऑफ फिश प्रोडक्ट्स। ओके, ये सप्लाई चेन के लिए, तो इसमें देखें तो यहाँ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस दोनों को भी ये परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी आप देखें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 25% या 35 lakhs, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। ओके, एंड ऑल्सो स्पेशल SC ST एंड वुमेन ओन एंटरप्राइजेस के लिए देखिए तो सेम 35% एंड 45 lakhs, जस्ट लाइक द प्रीवियस स्लाइड। लेकिन स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए देखें तो जनरल कैटेगरी में 25% या 75 lakhs विच एवर इज लोअर, और SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के कैटेगरी में 35% या 100 lakhs। ठीक है, ये पहला है वो सेम है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सेम है दोनों भी, लेकिन स्मॉल एंटरप्राइजेस आप देखिए तो 25% या 75 lakhs, 35% या 100 lakhs। नेक्स्ट है विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन एसएचजी के लिए 35% या 2 crore, सेम एज द प्रीवियस वन। ओके, रीड इट वंस अगेन। ये है फिशरीज वैल्यू चेन एफिशिएंसी और ये है सप्लाई चेन ऑफ सेल फिश प्रोडक्ट्स।
ओके। तो नेक्स्ट न्यूज है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमईज प्रोवाइड 60% गारंटी फॉर क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 100 crores। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमई, ये एमएसएमई के लिए, तो ये क्या करेगा, ये 60% गारंटी कवरेज देगा। कौन देगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड ये देगा। किनको देगा? लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जो लोन दे रहे हैं ना एमएसएमई को। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एमएसएमई को लोन दे रहे हैं, लेकिन उनको डाउट होगा एमएसएमई क्या रीपे कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहा है। जैसे बिग बिग कॉर्पोरेट्स, उनका बैलेंस शीट, उनका कुछ असर्ट होगा या कोलैटरल होगा, लेकिन एमएसएमई के पास ये होना बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इसलिए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन उनको देने के लिए बहुत सोचते हैं। तो इसीलिए बोल रहे कि तू उनको लोन दो, मैं आपको, ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को गारंटी देगा। कितना गारंटी देगा? 60% गारंटी देगा। मानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन, ये बैंक ने एमएसएमई को 1 करोड़ लोन दिया है, तो वो गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ने 60% गारंटी, मतलब 60 लाख गारंटी दे रहा है। एमएसएमई डिड नॉट पे, ओके, वो लोन एनपीए हो चुका है, बैड लोन बन चुका है। तो ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन गारंटी है ना, तो बोलेंगे कि मैं गारंटी इन्वोक कर रहा हूँ, आप मुझे 60 लाख देंगे। तो वो नेशनल क्रेडिट गारंटी वो 60 लाख देगा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो यही है ये गारंटी का मतलब, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स 60% गारंटी कवरेज बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड टू द मेंबर इंस्टीट्यूशन फॉर क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 100 crore। ये लिमिट है 100 crores। So this is, if you see, eligible MSMEs under this MSME for the purchase of equipment and machinery. So for what purpose? Okay, बहुत चीज के लिए लोन मान सकते हैं ना, लेकिन क्या पर्पस के लिए? सिर्फ इक्विपमेंट और मशीनरी, वर्किंग कैपिटल ऐसे लोन के लिए ये गारंटी नहीं देगा। इक्विपमेंट या मशीनरी वैसे लोग वो जैसे लोन के लिए ये गारंटी देगा। गारंटी का लिमिट है 60%। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे एमएसएमईज हैं, तो क्या उन सारे एमएसएमईज इस गारंटी में आ जाएगा? नहीं, उसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं। तो देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोरोवर्स अंडर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इज एज बिलो। फर्स्ट, इट शुड बी एन एमएसएमई विद अ वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और वो किसी भी लेंडर से एनपीए नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन एनपीए विद एनी लेंडर, ओके। और तीसरा है मिनिमम कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट और मशीनरी इज 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट कॉस्ट ना, इसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम मशीनरी, वो लैंड का कॉस्ट भी आता है और रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट, तो वैसे बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में एटलीस्ट 75% आपका मशीनरी का कॉस्ट होना चाहिए, ओके। मानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 करोड़, तो उसमें एटलीस्ट 75 लाख आपका मशीनरी या इक्विपमेंट कॉस्ट होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम में, आप इस गारंटी स्कीम में एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन दे सकते हैं ये लोन? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दे सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, और एनबीएफसी। ये 3 टाइप दे सकते हैं अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू बिम यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन लो वैल्यू मतलब अप टू 2000 रुपीज बिम यूपीआई ट्रांजैक्शन को कैबिनेट ने इंसेंटिव स्कीम अप्रूव किया है। तो इसमें आप देखिए तो इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू बिम यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर पर्सन टू मर्चेंट, याद रख लीजिए ये सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट के लिए। तो इसमें देखिए तो द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू पर्सन टू मर्चेंट transaction will be implemented at an outlay of 1500 crore। तो इंसेंटिव स्कीम का आउटले है 1500 करोड़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, ओके। यही है टाइम पीरियड, और ओनली T2M ट्रांजैक्शन अप टू 2000 फॉर स्मॉल मर्चेंट्स कवर्ड अंडर द स्कीम। तो यहाँ आप आउटले, यहाँ एस्टिमेटेड आउटले याद रख लीजिए 1500 crores, टाइमलाइन फाइनेंशियल 25, और ओनली अप टू 2000 रुपीज फॉर द स्मॉल मर्चेंट्स। तो देखिए तो अप टू 2000 रुपीज स्मॉल मर्चेंट को 0 MDR एंड इंसेंटिव देखे तो 0.15%, ये भी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन लार्ज मर्चेंट्स के लिए नो इंसेंटिव लेकिन 0 MDR भी, ओके। एंड ओवर 2K में देखिए तो अबाउ 2000 में देखिए तो नो इंसेंटिव और 0 MDR। तो एक्चुअली आप देखें तो एज ऑफ 2020 में उन्होंने कुछ चार्ज 0 MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये MDR है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ओके।
गवर्नमेंट ने एनपीसीआई ने बोला कि नो एमडीआर, दैट इज जीरो एमडीआर फॉर यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन एंड रूपे डेबिट कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए एज ऑफ जनवरी 2020 से उन्होंने ये जीरो कर दिए हैं। लेकिन ये इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचते हैं, लार्ज मर्चेंट के लिए हम कुछ ना कुछ एमडीआर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो सोच रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर देंगे कुछ ही दिनों में। लेकिन एज ऑफ नाउ जीरो एमडीआर फॉर लार्ज मर्चेंट एंड स्मॉल मर्चेंट ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड रूपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन ये एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, तो आप देखें तो ना एमडीआर आप मानते हैं कि आप एक मर्चेंट के पास गए, शॉप के गए और वहाँ एक सामान खरीदे। ओके, आप पेमेंट कर रहे हैं एक कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, और वो क्रेडिट कार्ड है मास्टर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो वो मास्टर क्रेडिट कार्ड करने से आप पेमेंट मानते हैं कि वो सामान 100 रुपये का है, तो वो आप क्रेडिट कार्ड वो पीओएस मशीन में आप स्वाइप कर रहे हैं और ये 100 रुपीज़ ये मर्चेंट के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मास्टर कार्ड ने ये प्रोसेस कर दिया, 100 रुपीज़ उसने मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सो ये उनका सर्वर उपयोग हो रहा है, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग कर रहा है, इमीडिएटली क्रेडिट कर रहा है मर्चेंट अकाउंट को, तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है ना, तो इसके लिए ये एक फीस चार्ज करेगा, उस फीस का नाम है एमडीआर। एक डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड दे रहे हैं वो बैंक भी ये प्रोसेस करता है, तो वो भी चार्ज करेगा, और क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो उनका सर्वर उपयोग होगा वहां भी चार्ज करेंगे। ठीक है, एमडीआर वो प्रोसेसिंग फी है जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज या बैंक्स जो डेबिट कार्ड इश्यू किए हैं ना वो चार्ज करेंगे बाई फ्रॉम द मर्चेंट। तो उसका अमाउंट 1% 3% वेरी होगा डिपेंडिंग अपॉन ईच एंड एवरी बैंक एंड द क्रेडिट कार्ड। ओके, तो 100 रुपीज़ मानते हैं कि वो एमडीआर, मास्टर कार्ड का एमडीआर है 2%, तो ये मर्चेंट ₹2 देगा मास्टर कार्ड को, ये एमडीआर है। और अब तक इफ यू सी एज ऑफ 2020 यूपीआई एंड रूपे डेबिट कार्ड में उन्होंने मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 कर दिए हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक फॉर लार्ज मर्चेंट ओनली। ओके, so for all the quarters of the scheme, 80% of the admitted claim amount by the acquiring bank will be disposed without any condition. तो ये क्या है, तो स्मॉल मर्चेंट हमने देखा कि अप टू ₹2000 उनको इंसेंटिव 0.15% मिलेगा ना, कहाँ से, हु विल गिव देम, दे विल गेट इट फ्रॉम द बैंक, तो बैंक उन्हें देगा और बैंक उसके बाद ये क्लेम सबमिट करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा बैंक को कि जो भी क्लेम तू सबमिट कर रहेगा ना उसमें 2 कंडीशन है, तो हम देखेंगे तो 80% ऑफ द क्लेम विल बी गिवन विदाउट एनी कंडीशन। मानते हैं कि 100 रुपीज़ का क्लेम सबमिट किए हैं, उसमें ना 80% दैट इज 80 रुपीज़ विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी कंडीशन, 80% विदाउट कंडीशन वो दे देंगे। लेकिन रिमाइनिंग 20 रुपीज़ में एक कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन आपने फुलफिल किए तो तभी हम देंगे। वो क्या 2 कंडीशन है, तो reimbursement of the remaining 20% of the admitted claim for each quarter will be contingent upon fulfillment of the following condition. पहला condition है 10% of the admitted claim will be provided only when the technical decline of the acquiring bank will be less than 0.75%. जब भी हम मानते हैं कि हम एक फ्रेंड है ए और दूसरा फ्रेंड है बी, ओके, वो ट्रांसफर करना चाहता है उसका मनी यूपीआई से इस बैंक से उस बैंक तक, बी का बैंक को, लेकिन बी का बैंक कुछ टेक्निकल इश्यू है तो ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल डिक्लाइन है। A wants to transfer his money to B's bank, so A is using UPI, but B's bank server is down, या उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ओके, वो डिक्लाइन कर रहा है ड्यू टू टेक्निकल इश्यू, तो ये एक टेक्निकल डिक्लाइन है। तो उन्होंने बोला कि उनका टेक्निकल डिक्लाइन शुड बी लेसर देन 0.75%, उनका टेक्निकल डिक्लाइन शुड बी लेसर देन 0.75%। दूसरा कंडीशन है द रिमेनिंग 10% ऑफ द एडमिटेड क्लेम विल बी प्रोवाइडेड only when the system uptime of the acquiring bank will be greater than 99.5%. तो system uptime वो 99.5% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी remaining 10% मिलेगा। फर्स्ट है technical decline should be lesser than 0.75%. नेक्स्ट है system uptime should be greater than 99.5%, तभी ये 20% मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ ये न्यूज़ को। तो ये बिम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन इंसेंटिव्स के लिए ओनली फॉर स्मॉल मर्चेंट
और अप टू ₹2000 रुपीज ओनली, अप टू ट्रांजैक्शन वैल्यू अप टू 2000 रुपीज ओनली। और इंसेंटिव कितना मिलेगा? 0.15% मिलेगा। 80% ऑफ द क्लेम विदाउट नो कंडीशन इट विल बी डिस्पर्स्ड क्वार्टर वाइज। बट इफ यू सी रिमेनिंग 20% में पहला 10% के लिए कंडीशन है टेक्निकल डिक्लाइन लेसर देन 0.75% और दूसरा कंडीशन है 10% सिस्टम अप टाइम मोर देन 99.5%. So achieving the target of 20,000 crore total transaction value in financial 24 ये है टारगेट। और सिंस जनवरी 2020 से देखकर तो टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन द एमडीआर वाज मेड जीरो फॉर रूपे डेबिट कार्ड एंड बिम यूपीआई ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पार्टनर्स विद डिजीलॉकर टू reduce the unclaimed assets in the Indian securities market and enhance the investor protection। जैसे हम बैंक्स में भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं ना, तो वो क्या होता है 10 साल के बाद वो डेफ जो आरबीआई के अंडर है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ओके, और बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स को कम करने के लिए आरबीआई भी मेजर्स लेते हैं, जैसे इससे भी अपने आज लिए हैं। तो ये अनक्लेम एसेट्स क्या है? म्यूचुअल फंड खुले होते हैं। ओके, किसी ना किसी पर्सन म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करता है और उसके बाद यदि उसका डेथ हो जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है तो ये ये अनक्लेम हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है और उनको बेनिफिशरीज या उनको वाइफ चिल्ड्रन उनको भी नहीं पता होता है कि इन्होंने एक म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन किए हैं, वो एक्टिव में है, उनको भी नहीं पता, इसीलिए ये अनक्लेम्ड ही हो जाता है। तो इस अनक्लेम को कम करने के लिए उन्होंने कुछ आइडिया सोचा है, उसी के लिए सेबी ने पार्टनर किए हैं डिजी लॉकर के साथ। तो अब देखें तो एक्सेस टू सिक्योरिटीज होल्डिंग, तो डिजी लॉकर में ना जो भी यूजर्स हैं उन्होंने वहाँ साइन किए हैं वो फेच कर सकते हैं उनका म्यूचुअल फंड या शेयर का स्टेटमेंट। आज आप देखें तो डिजी लॉकर सर्विस के आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट्स, ये सब इंक्लूड होता है, ये सब आप फेच कर सकते हैं। और अब ये पार्टनरशिप के बाद आपको म्यूचुअल फंड और शेयर यूनिट्स का स्टेटमेंट भी आप फेच कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं डिजी लॉकर में। ठीक है, नेक्स्ट नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर सीमलेस एक्सेस, तो यूजर्स ना एक डेटा एक्सेस नॉमिनी कर सकता है डिजी लॉकर में। जैसे हम बैंक अकाउंट में नॉमिनी डालते हैं ना, वैसे ही डिजी लॉकर में भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए। तो डिजी लॉकर में मानते हैं कि एक आदमी ने नॉमिनी ऐड कर दिया है और उसके बाद ये पास हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो वो क्या है ना उस नॉमिनी को उस पर्सन की डेथ के बाद एक्सेस मिलता है, रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, रीड ओनली एक्सेस मिलता है उस डिजी लॉकर को। नॉमिनी ऐड करता है, बट नॉमिनी को कब एक्सेस मिलेगा? जब ये आदमी पास हो जाता है, डेथ हो जाता है, तब इस आदमी को रीड ओनली एक्सेस मिलेगा डिजी लॉकर को। तो उससे ना वो जानता है कि क्या क्या किन किन बैंक में अकाउंट है और क्या म्यूचुअल फंड है, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए वो जाएगा, तो ये आसान बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन टू नॉमिनीज अपॉन नोटिफिकेशन ऑफ यूजर्स डिमाइस बाय द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी रजिस्टर्ड विद दी सेबी। तो क्या हुआ ना, ये KRA ये एक केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है, तो तब उसको मालूम हो जाता है कि ये पर्सन डेथ हो गए हैं, तो वो डिजी लॉकर को बताएगा कि ये पर्सन डेथ हुआ है और डिजी लॉकर ये नॉमिनी को बताएगा और उसके बाद नॉमिनी को ये एक्सेस मिलेगा, रीड ओनली एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही काम करेगा ये। नेक्स्ट हम वन लाइनर न्यूज कवर करेंगे। तो इंडिया फर्स्ट PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, तो वो कहाँ चालू होगा, वहाँ कहाँ लॉन्च होगा? इंदौर में लॉन्च हुआ। तो वहाँ क्या करेंगे, तो ये PPP मॉडल कन्वर्ट करेंगे ग्रीन वेस्ट इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। रिमेंबर, इंडिया फर्स्ट PPP मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में लॉन्च होगा। तो ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स, तो साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट बहुत आ रहे हैं, तो ये कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या करे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किए हैं इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एक फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू डील विद द साइबर क्राइम्स इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो इसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये एक फ्रेमवर्क है फॉर होम, फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू टैकल दिस साइबर सिक्योरिटी ओके इश्यूज। दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये पोर्टल क्या है, यहाँ ना पब्लिक पीपल रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ साइबर इश्यूज हो जाता है तो साइबर क्राइम हो जाता है तो इस पोर्टल में वो डायरेक्टली जाकर पीपल जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी रिपोर्ट किया है ना वो इंसिडेंट तुरंत ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर स्टेट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को। ओके, स्टेट और यूटी लॉ यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ऑटोमेटिकली ये रूट हो जाएगा। इसके कारण ना तो मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, ऑटोमेटिक रूट हो जाएगा, तो इससे ना कम टाइम लगेगा। ये साइबर सिक्योरिटी जब हो जाता है ना उसमें तुरंत एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फास्ट हो जाते हैं, ये सब डिजिटल है ना, इसलिए इसमें तुरंत एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डायरेक्ट रूटिंग के लिए ये पोर्टल बनाए हैं। और दूसरा है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। रिमेंबर, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड टू स्टॉप साइफनिंग ऑफ फंड। तो इमीडिएट रिपोर्टिंग के लिए ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। ये है 3 थिंग्स, पहले है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और तीसरा है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हैं कि अगर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेंगे कि साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स, व्हाट आर द साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, आप ये सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आरबीआई का एफर्ट। तो आरबीआई क्या एफर्ट लिए हैं, तो आरबीआई ने एआई बेस्ड टूल म्यूल हंटर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी म्यूल एंड एडवाइस द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स यूसेस। ये मनी म्यूल क्या है, अ मनी म्यूल इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इनोसेंट विक्टिम्स who are duped by fraudsters into laundering stolen or illegal money via the bank account। एग्जाम्पल देती हूँ, एक फ्रॉडस्टर है, ओके एफ, वो क्या कर देता ना, इलीगल मनी उनको पाया है वो एक अकाउंट में डाल देता है। ओके, वो इस ए लोग को नहीं जानता है, पर वो बोलता है कि जो भी इलीगल मनी दे रहा है उसको, वो बोल देता है कि तू इसके अकाउंट में डाल दो। ओके, तो इसमें वो मनी आ जाता है, मानते हैं 100 रुपीज़ आ जाता है इस ए अकाउंट को। ये अकाउंट, ये ए पर्सन बहुत इनोसेंट है। ओके, और ये फ्रॉडस्टर ना इस ए को कॉल कर देता है और बोलता है कि मेरा अकाउंट में आने वाला पैसा आपके अकाउंट में बाय मिस्टेक उन्होंने डाल दिया है, कुछ नंबर गड़बड़ हो गया है, तो आप प्लीज़ मुझे दे दो ना। मैं एक अकाउंट नंबर बोलती हूँ, वो अकाउंट पर आप ट्रांसफ़र कर दो ना। वो ए भी ना, ठीक है गलती से होगा, मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो ये ए ना दूसरे अकाउंट बी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ लॉन्ड्रिंग ऑफ इलीगल मनी होता है। तो यहाँ एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए ये एक तरीका है। तो ये है फ्रॉड। ओके, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए आरबीआई ने एक टूल इंट्रोड्यूस किया है, वो है म्यूल हंटर। नेक्स्ट है पीएम किसान। तो ये 2019 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एक इनकम सपोर्ट दे रहा है फार्मर्स को। तो ये 6000 देगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ओके, सो फर्स्ट 2000 हर एक इंस्टॉल में 2000 मिलेगा फार्मर्स को। तो अब तक हम देखें तो 3.68 लाख करोड़ हमने डिस्पर्स किया है, आई मीन गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्टली उनको अकाउंट को क्रेडिट हो जाता है। ये क्या हुआ ना, रिसेंटली बहुत सारे इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को भी ये क्रेडिट मिले हैं। ओके, जो भी पीएम किसान का ये इनकम सपोर्ट एलिजिबल है, वो ही शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर। इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में नहीं काम करना चाहिए, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। उन्हीं लोगों को ये 6000 रुपीज़ एलिजिबल है। लेकिन सर्टेन पीपल हैं जिनको ये आईटी पे कर रहे हैं या पीएसयू में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अप्लाई किए हैं, उन्होंने भी क्रेडिट किए हैं ये 6000 रुपीज़ को। तो पीएम गवर्नमेंट ने बोला कि ये सब इनएलिजिबल हैं और उनको स्टॉप करना चाहिए, उनको नहीं क्रेडिट करना चाहिए, और जो भी क्रेडिट हुआ है उनसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने ये न्यूज़ आए थे पीआईबी में। अब देखें तो कौन ये पीएम किसान, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देता है ये एलिजिबल बेनिफिशरीज को। ओके, लेकिन ये बेनिफिशरी का लिस्ट कौन बनाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ट्रांसफर करना मनी और किन लोगों को, बेनिफिशरीज को, लेकिन वो बेनिफिशरीज का लिस्ट
स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। और तो इस इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज बहुत हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि जो जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उसको स्टॉप करो और उससे पैसा लो जिन्होंने इनएलिजिबल से ये मनी मिले हैं। यही है इस न्यूज़ का। तो आप देखें तो ये इसको स्ट्रेंथ करने के लिए कि इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को ये अमाउंट ना मिले, इनके लिए लैंड सीडिंग भी करते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट करते हैं और ई-केवाईसी, ये तीनों करते हैं ताकि बेनिफिशियरीज जो एलिजिबल हैं उन्हें ही मिलना चाहिए और एलिजिबल को नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए ये 3 होते हैं, लैंड सीडिंग भी होते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट भी होते हैं और ई-केवाईसी भी करते हैं। C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो R&D सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसने एक समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्या है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम? ये सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स को वर्किंग इन टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G और 6G, क्वांटम टेक्नोलॉजीज बाय प्रोवाइडिंग मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग एंड इंडस्ट्री कनेक्शन। तो ये स्टार्टअप जो भी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट देता है बाय प्रोवाइडिंग मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग। यही है ये समर्थ प्रोग्राम और ये C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने लॉन्च किया है। ओके, तो ये इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। रिमेंबर, इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। और इसमें ना तो द प्रोग्राम हैज मैक्सिमम कोहोर्ट साइज, कोहोर्ट मतलब ग्रुप साइज ऑफ 18 स्टार्टअप्स पर प्रोग्राम विद टोटल 36 स्टार्टअप्स। ओके, तो इसमें 2 कोहोर्ट होंगे और एक कोहोर्ट में 80 स्टार्टअप्स होंगे पर प्रोग्राम के लिए, और ये ना 6 मंथ्स चालू होगा। तो स्टार्टअप के लिए कितना टाइम देंगे? तो 6 मंथ्स। टोटल 36 स्टार्टअप्स, 2 कोहोर्ट, 18 स्टार्टअप्स इन ईच कोहोर्ट और उसका टाइम है 6 मंथ्स। तो जो भी एलिजिबल रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं दे कैन अप्लाई। कौन कौन ये अप्लाई कर सकते हैं? एलिजिबल रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स ये अप्लाई कर सकते हैं और जो भी सेलेक्ट हुए ना उनको फंडिंग अप टू 5 लाख पर स्टार्टअप मिलेगा, प्लस ऑफिस स्पेस भी मिलेगा और एक्सेस टू लैब्स एंड एक्सपर्ट मेंटरशिप, ये सब एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिए, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। स्टार्टअप्स को जो भी ये टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, जो इनमें काम करने के लिए उनको फंडिंग मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, ये सब मिलेगा। 2 कोहोर्ट होगा, एक में 18 स्टार्टअप्स पर प्रोग्राम और 6 मंथ के लिए काम करेंगे और फंडिंग अप टू 5 लाख पर स्टार्टअप मिलेगा। नेक्स्ट है, एज पर द इंफॉर्मेशन इन द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 24 द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इफ यू सी अंडर द स्कीम वो है 53,76,000। तो अराउंड 53.76 लाख हैं इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बेनिफिशरीज। हमने इन डिटेल इसको मार्च 12 के न्यूज़ में कवर किए हैं। सो जो भी पहले बार ये देख रहे हैं प्लीज गो एंड चेक द मार्च 12 का न्यूज़। ये पीपीटी में हमारा ये पीपीटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहाँ आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ अपलोड होगा। तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और आरबीआई, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसबीआई और आईबीपीएस डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।